फ्रेंड्स, आपने न्यूटन के 10th लॉ के बारे में सुना होगा। नहीं, मुझे पता है दोस्तों कि न्यूटन चाचा ने केवल 3 लॉ ही बनाए थे। लेकिन अगर आज न्यूटन चाचा जिंदे होते तो वो 10 क्या कम से कम 300 लॉ बना देते। मान लीजिए आपके दोनों हाथों में ग्रीस लगी हुई है। अब ग्रीस लगी हुई है तो आप देखेंगे अधिकतर जब भी ग्रीस लगी होती है, कहीं हाथ हमारे खराब होते हैं तो यूजली ज्यादातर ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी नोज में कभी कान में। तो ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड भी उसी तरह है। आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता कि ये साइबर क्राइम है क्या। बाई चांस कई लोगों के साथ ये हो भी जाता है साइबर क्राइम या ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड, तो उनको पता भी नहीं है कि कहाँ कंप्लेन करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पोटली बाबा की। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पोटली बाबा को, साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड पे ये मेरी लास्ट वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा हमारे राइट्स के बारे में, लीगल फॉर्मेलिटी के बारे में, कहाँ कंप्लेन हम कर सकते हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने डेटा और फैक्ट्स की बात करी थी, दूसरी वीडियो में मैंने टाइप ऑफ फ्रॉड्स की बात करी थी और तीसरी वीडियो में मैंने विदाउट लीगल पॉइंट्स को लेकर आप अपनी अवेयरनेस से कैसे बच सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड से, उसके बारे में बात करी थी। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आई बटन में आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पोटली बाबा की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो वो अपनी पेमेंट को वापस कैसे ले सकता है। नरेंद्र पाल जो सूरत गुजरात के रहने वाले हैं, उनको मिडनाइट में एक मैसेज आया कि उनके डेबिट कार्ड से किसी एटीएम से 10,000 रुपए डिडक्ट हो चुके हैं। जब तक वो रियलाइज करते हैं 2 पेमेंट का और मैसेज आ गया, एक 10,000 और एक 20,000। उनको मालूम था कि उन्होंने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने डेबिट कार्ड के लिए किसी को प्रोवाइड नहीं कराई। उन्होंने तुरंत अपने बैंक को कॉल किया, जो उनके कस्टमर सर्विस नंबर है। साथ ही साथ मेल भी करी अपने बैंक को और आरबीआई को भी मेल उन्होंने करी। साथ ही साथ उन्होंने साइबर क्राइम सेल में भी अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कराया। सो नरेंद्र पाल ने बताया बैंक का स्टाफ काफी कोऑपरेटिव था, उन्होंने उनका साथ दिया, लेकिन तब भी उनको लगभग 2 महीने और उनकी 3 मीटिंग लग चुकी थी अपना अमाउंट वापस लाने के लिए। लीगली काम होता है, बिल्कुल है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमारी जानकारी ही हमारी सुरक्षा है। इस बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो मेरी 3rd वीडियो है। नरेंद्र पाल जी को उनका अमाउंट वापस मिल गया था क्योंकि उन्होंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म भी किया था। लेकिन अगर आपको जानकारी पहले से ही है तो कुछ आप प्रिकॉशन करेंगे तो आपके साथ ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड भी नहीं होगा, और वो ज्यादा जरूरी है। ये आपका टाइम भी बचा सकता है, ये आपकी एनर्जी भी सेव कर सकता है। 2 तरीके हैं जिसमें कस्टमर को पूरा रिफंड मिल सकता है। पहला ये तरीका है, अगर कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन आपके साथ होती है जिसमें आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक की नेग्लिजेंस या बैंक की किसी कमी के कारण आपके साथ ये पेमेंट फ्रॉड हुआ है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि कोई पेमेंट कैसे ट्रांसफर होती है। इसमें पेई बैंक होता है, पेयर बैंक होता है और एक पेमेंट गेटवे होता है। ये तीनों जो प्रोसेस हैं, इसमें कहीं भी आपका डेटा स्टोर नहीं होता। तीनों प्रोसेस में आपका जो अमाउंट है केवल ट्रांसफर होता है। तो दैट मीन्स आपको पता ही नहीं कि आपका अमाउंट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, हिडन फॉर्म में होती है, जिसे आप देख नहीं सकते। दैट मीन्स इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है। चाहे इसमें कस्टमर कंप्लेन कराए या नहीं कराए, कस्टमर को पूरा अमाउंट इसमें वापस मिल सकता है। दूसरे पॉइंट में, मान लीजिए ना तो आपकी गलती है ना ही बैंक की गलती है, बैंक के उस सिस्टम की गलती है या बैंक के उस प्रोसेस की गलती है, तो उस केस में आपको 3 दिन के अंदर बैंक को सूचित करना पड़ेगा। अगर 2016 में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अकॉर्डिंग अब आपको प्रूफ करने की ये जरूरत नहीं है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी है या नहीं करी है। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करेंगे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपनी किसी को पास तो नहीं करी है, किसी को शेयर तो नहीं करी है। 1 अक्टूबर 2020 आरबीआई के नए गाइडेंस के अकॉर्डिंग अब आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना डेबिट कार्ड एटीएम में यूज कर रहे हैं, तो आप ये सेट कर सकते हैं कि मैं इतनी लिमिट तक ही पैसा निकालूं। मान लीजिए आप ये पहले लिमिट बैंक सेटअप करता था, अब ये आप लिमिट खुद सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप 5,000 से ज्यादा ना निकालें एटीएम से, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करते हैं, तो आपका कार्ड फिर अलाउ नहीं करेगा 5,000 से ज्यादा आपको लिमिट से बाहर जाने के लिए। मान लीजिए आप बिग बाजार जाते हैं, अपना कार्ड आप स्वैप कराते हैं, तो वहां पर भी लिमिट ऑलरेडी आप सेट कर सकते हैं कि मैं 3,000 से ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा या 2,000 से ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसे भी आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं लिमिट के साथ। कितना अमाउंट आपको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए सेट करना है कि इस लिमिट से आप ज्यादा नहीं जाएंगे। साथ ही साथ अपना कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ई कॉमर्स साइट के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप अपनी जो लिमिट है अमाउंट वाइज वो भी आप सेट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारी सर्विस कभी भी ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन 2 साल से अपना कार्ड यूज कर रहा है, क्रेडिट कार्ड चाहे वो डेबिट कार्ड ही क्यों ना हो,
और उसने कभी भी वो कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज नहीं किया है। तो अब इस नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसकी जो सारी, मान लीजिए उसकी वो सर्विस कि अगर अपना कार्ड को वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज करेगा तो वो प्री एक्टिवेटेड नहीं होगी, वो सर्विस बंद हो जाएंगी। अगर आपको सर्विस लेनी है तो बैंक के प्लेटफॉर्म पे जाके मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सर्विस, बैंक के IVR यानी कस्टमर केयर नंबर पे जाके और साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग से उस सर्विस को ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकता है। RBI की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये काफी यूजफुल बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने ATM कार्ड पे 5,000 रुपए की लिमिट सेट करी है, तो इतना तो आप जानते हैं कि आप 5,000 से ज्यादा का फ्रॉड नहीं होगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो अब आप इतना तो संतुष्ट हो सकते हैं, लॉस तो होगा लेकिन कम होगा। आप एजुकेट हो गए हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामले में। अब आपको ये मालूम है कि मैं अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मैं अपना POS टर्मिनल पे ट्रांजेक्शन, मैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन, साथ ही साथ मेरी जो कॉन्टेक्ट लेस ट्रांजेक्शन है मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। आपको मालूम है कि इतना अमाउंट ही मैं स्पेंड कर सकता हूँ। कहीं आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस को भी लिमिट करेगा। किसी के साथ अगर ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड हो जाता है, वो कहाँ पर कंप्लेन कर सकता है और क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो उसको बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए, अपना डेबिट कार्ड या अपना क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देना चाहिए ताकि कोई भी फर्दर लॉस ना हो, ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। ऑनलाइन कंप्लेन कर सकता है cybercrime.gov.in पर और उसको कॉल भी कर सकता है 155260। ये जो पोर्टल है, यहाँ पर आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। जो स्टेट पुलिस वेबसाइट है वहां पर भी जाकर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये लोकल कंप्लेन भी कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होते हैं, वहां पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंकली आपको मैं बताऊं, साइबर क्राइम की कोई भी जुडिक्शन नहीं होती, कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप ट्विटर पे @cyberdost, जो कि होम मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया एक अभियान है, यहाँ पर भी आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड से बच सकते हैं और क्या क्या सावधानी आप रख सकते हैं। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपने कमेंट और फीडबैक शेयर करते रहें। अगर मेरे से कोई चीज छूट गई है तो वो पॉइंट आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और इसके ऊपर जो भी आपके फीडबैक या जो भी आपके कमेंट आएंगे या जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन भी बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।